नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी यून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन के बारे में और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है तनावों का अनुपात। तनाव के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात करी। खींचे हुए भाग में जो तनाव होता है वह T1 होता है, ढीले भाग में जो तनाव होता है वह T2 होता है। आज हम बात करेंगे इस T1 और T2 का क्या अनुपात होता है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसका डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपन को ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। इस डायग्राम में अपन ने क्या किया है, ये एक पुली है, एक घिरनी है जिस पर एक पट्टा चढ़ा हुआ है जिसमें तनाव T1 और T2 है। मैंने क्या किया, इसके डेरिवेशन के लिए इस पट्टे का एक छोटा सा भाग अल्पांश कंसिडर किया है, P और Q। सबसे पहले अपन इस अल्पांश के अंदर T1 अपॉन T2 का मान ज्ञात करेंगे। फिर पूरे पट्टे के लिए T1 अपॉन T2 का मान ज्ञात करने के लिए उसका समाकलन करेंगे, क्योंकि टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने एक अल्पांश PQ कंसिडर किया है। इसमें बिंदु P पर जो तनाव लग रहा है वह T लग रहा है और बिंदु Q पे जो तनाव लग रहा है वह T प्लस डेल्टा T लग रहा है। P और Q जो कोण बना रहा है इस केंद्र बिंदु O के साथ, ये कोण बना रहा है डेल्टा B, जिसे छादन कोण कहा जाता है। यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब भी पट्टा किसी पुली के संपर्क में आएगा तो वहाँ पे घर्षण बल लगेगा। जो घर्षण बल लग रहा है वह F बराबर म्यू आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो कोण है, ये कोण इस वाले कोण का आधा रहेगा, आधा इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा। तो ये कोण हो जाएगा डेल्टा बीटा बटा 2 और डेल्टा बीटा बटा 2, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो बल T है इसको मैंने घटकों में विभाजित किया, बलों के क्षैतिज घटक में और बलों के ऊर्ध्वाधर घटक में। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स में पढ़ा। क्षैतिज घटक के साथ कोस आता है और लंबवत घटक के साथ साइन आता है। तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, टी के साथ क्या लगा देंगे, कोस, और ये कोण डेल्टा बीटा बता 2। तो ये क्षैतिज घटक हो गया और ये लंबवत घटक नीचे आएगा। क्षैतिज घटक इधर आएगा और लंबवत घटक कहाँ आएगा, नीचे। ये क्षैतिज घटक हो गया तो लंबवत के साथ क्या आ जाएगा, साइन, तो टी साइन डेल्टा बीटा बटा 2। इसी प्रकार इधर जो ये तनाव बल लग रहा है T प्लस डेल्टा T, इसको भी क्षैतिज घटकों में और ऊर्ध्वाधर घटक में, ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाता है, लंबवत घटक, इनमें वियोजित करेंगे। तो इसमें भी T प्लस डेल्टा T, क्षैतिज घटक के साथ कोस आ जाएगा और कोण आ जाएगा डेल्टा बीटा बटा 2। और इसका भी लंबवत घटक नीचे आएगा, इधर क्षैतिज घटक और इधर क्या आ जाएगा, लंबवत घटक। तो इसका लंबवत घटक क्या आ गया, T प्लस डेल्टा T साइन कोण डेल्टा बीटा बटा 2। यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इस कारण से मैंने यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा। जो भी T था इसको क्षैतिज घटक में और लंबवत घटक में विभाजित कर दिया। इस T प्लस डेल्टा T को भी क्षैतिज घटक में और लंबवत घटक में विभाजित कर दिया। क्योंकि ये T इधर है, T इधर लग रहा है, तो क्षैतिज घटक इधर और लंबवत घटक इधर आएगा। अगर T की डायरेक्शन ऐसे होती, तीर का निशान इस साइड होता, तो फिर क्षैतिज घटक इधर आता और ये इधर आता, यानी इसका तीर का निशान इधर जाता और इसका तीर का निशान ऊपर की ओर जाता। लेकिन अभी T इधर है तो क्षैतिज घटक इधर आएगा और लंबवत घटक नीचे आएगा। इसी प्रकार इसका क्षैतिज घटक इधर आएगा और लंबवत घटक नीचे जाएगा। हालांकि इसके बारे में डिटेल से अपन मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये डायग्राम अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायग्राम अपन अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे तो डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से बल लग रहे हैं इस अल्पांश PQ पे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ जो T1 है वह खींचे हुए भाग में तनाव है, खींचे भाग में तनाव, ठीक है। और जो T2 है वह ढीले भाग में तनाव है, ढीले भाग में तनाव,
T1 खींचे भाग में तनाव, T2 ढीले भाग में तनाव। बीटा जो है वो पट्टे एवं घिरनी का छादन कोण है। बीटा जो है पट्टे व घिरनी का छादन कोण है। कौन सा कोण है? छादन कोण है। म्यू जो है वह घर्षण गुणांक है पट्टे व घिरनी की सतह का के बीच। ठीक है, तो म्यू क्या है? पट्टे व घिरनी की सतह के बीच घर्षण गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ कौन क्या है इसके बारे में मैंने बात करी। T1 जो है वो खींचे भाग में तनाव है, T2 ढीले भाग में तनाव है, बीटा जो है पट्टे और घिरनी का क्या है? छादन कोण है। म्यू जो है वो पट्टे घिरनी की सतह के बीच क्या आएगा? घर्षण गुणांक आएगा। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस पट्टे का छोटा सा भाग PQ कंसिडर किया जो कि केंद्र के साथ डेल्टा बीटा कोण बनाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, हमने पट्टे का एक छोटा भाग PQ कंसिडर किया जो वृत्त के केंद्र के साथ डेल्टा बीटा कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या किया, एक अल्पांश PQ कंसिडर किया, छोटा सा भाग जो केंद्र के साथ डेल्टा बीटा का कोण बनाता है। ये जो अल्पांश PQ है वो किन किन बलों के कारण संतुलन में रहेगा उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ निम्न बलों के कारण अल्पांश PQ संतुलन में होगा। कौन कौन से बलों के कारण ये संतुलन में होगा? संतुलन का मतलब स्थिर अवस्था में होगा। ठीक है, पहला तो P पर कौन सा बल लग रहा है? तनाव बल T लग रहा है। यहाँ कौन सा लग रहा है? T। तो लिख देता हूँ, सबसे पहले बिंदु P पर तनाव T के कारण संतुलन में होगा। इसके अलावा बिंदु Q पर कौन सा लग रहा है? T प्लस डेल्टा T। सेकंड, बिंदु Q पर तनाव कितना लग रहा है? T प्लस डेल्टा T। ठीक है, इसके अलावा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R लग रहा है ऊपर की ओर। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो लगता है वो संपर्क सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। तो यहाँ पे जो पट्टा है वो इस पुली के इस घिरनी के संपर्क में आएगा। तो इस संपर्क बिंदु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर कौन सा बल लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? संपर्क बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ लग रहा है? ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इस पर घर्षण बल लग रहा है F बराबर म्यू आर। तो नंबर 4 घर्षण बल म्यू आर। ठीक है, तो ये बल लग रहे हैं बच्चों इस पर। इन बलों के कारण जो अल्पांश PQ है वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। एक तो बिंदु P पर जो बल लग रहा है वो T लग रहा है, Q पर जो तनाव बल लग रहा है वो T प्लस डेल्टा T लग रहा है। स्पर्श बिंदु पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है और इस पर एक घर्षण बल F बराबर म्यू आर लग रहा है। तो इन बलों के कारण ये अल्पांश PQ क्या रहेगा? संतुलन की स्थिति में रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। यहाँ तक आप अच्छे से देख सकते हो। एक बार इसका शॉट ले लो क्योंकि ये क्लास YouTube पे भी चल रही है। और दोस्तों आज YouTube पर ये अंतिम डेमो क्लास है। इसके बाद की सभी क्लासेस
स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर चलेगी। तो जिसको भी टॉम थ्योरी ऑफ मशीन अच्छे से पढ़ना हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर कर ऐप को इंस्टॉल करें और ऐप के अंदर जाके कोर्स खरीदे और अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर पहुंचाए। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। ठीक है, अब देखना बच्चों, इसका डेरिवेशन अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस अल्पांश पी क्यू पर जो भी बल लग रहे हैं उसको अपन घटकों में वियोजित करेंगे, क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में। तो सबसे पहले अल्पांश पर लगे बलों को किस में वियोजित करेंगे, क्षैतिज घटकों में। यहाँ लिख देंगे कि स्पष्ट अल्पांश पी क्यू पर लगे बलों को क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर तो इधर देखना, क्षैतिज दिशा में एक तो ये बल लग रहा है म्यू आर इधर लग रहा है और एक टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 ये भी इधर लग रहा है। तो इधर दो बल लग रहे हैं एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो म्यू आर भी इधर लग रहा है और टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 ये भी इधर लग रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस म्यू आर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स की धनात्मक दिशा है और एक्स की धनात्मक दिशा में एक ही बल लग रहा है टी प्लस डेल्टा टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2। तो इसको किसके बराबर कर देंगे, टी प्लस डेल्टा टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2। ठीक है, हमने क्या किया, क्षैतिज दिशा में जो भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बल लग रहे हैं उनका योग एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी बल लग रहे हैं उनके योग के बराबर कर दिया। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में केवल एक ही बल लग रहा है टी प्लस डेल्टा टी इंटू कोस डेल्टा बीटा बटा 2 और एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में दो बल लग रहे हैं ये। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे खोलते हैं। इसको ऐसा कैसा लिख दिया, टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस म्यू आर कोस डेल्टा बीटा बटा 2 को अंदर टी से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस डेल्टा टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2। दोस्तों टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 यहाँ पे भी है और टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2 यहाँ पर भी है। तो दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से म्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी कोस डेल्टा बीटा बटा 2। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट बात करते हैं, यदि साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लाइन खींच के, यदि डेल्टा बीटा बटा 2 का मान अल्प हो तो, यदि दोस्तों जो कोण है डेल्टा बीटा बटा 2 ये छोटा है अल्पांश है तो यहाँ पे कोस डेल्टा बीटा बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोस डेल्टा बीटा बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पे साइन डेल्टा बीटा बटा 2 होता तो ये किसके बराबर होता, डेल्टा बीटा बटा 2 के। अपन ने दोस्तों बात कर थी जब कोण अल्पांश साइन के रूप में होता है तो यहाँ साइन डेल्टा बीटा बटा 2 को अपन डेल्टा बीटा बटा 2 लिख सकते हैं और अगर कोस के रूप में होता है तो उसको 1 के बराबर अपन लिखते हैं। जो अपन ने पट्टे की लंबाई के डेरिवेशन किए थे वहाँ भी इस अल्पांश कोण के बारे में बात की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर इस साइन के रूप में रहेगा तो जो कोण यहाँ रहेगा उसी कोण के बराबर इसका मान आएगा और अगर ये कोस के रूप में रहेगा तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे
कोस डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो म्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। इसकी जगह 1 आ गया तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा डेल्टा टी बटा म्यू। इस म्यू को मैं नीचे बटा में ले गया तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बटा म्यू। इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों अपन जलपास पी के ऊपर जो बल लग रहे हैं उनका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। ये कौन सा घटक हुआ, क्षैतिज घटक। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, अल्पांश पी क्यू पर लगे बलों को ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो एक ही फोर्स लग रहा है आर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर केवल आर लग रहा है। और नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है टी साइन डेल्टा बीटा बटा 2 और टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा बीटा बीटा, और दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं। और दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि आर ऊपर लग रहा है और ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे। तो ऊपर लगने वाले बलों का योग बराबर नीचे लगने वाले बलों का योग। तो ऊपर तो एक ही लग रहा है और नीचे 2 लग रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर टी साइन डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस टी प्लस डेल्टा टी इंटू साइन डेल्टा बीटा बटा 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अब आगे देखना, इसे खोलते हैं। आर बराबर टी, अगर दोस्तों डेल्टा बीटा बटा 2 जो है वो अल्प है, इसका मान अल्प है, तो साइन डेल्टा बीटा बटा 2 किसके बराबर आएगा, डेल्टा बीटा बटा 2 के। यहाँ साइन डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह क्या लिख दूंगा, डेल्टा बीटा बटा 2 लिख दूंगा, प्लस इसको इससे गुणा करूँगा तो टी साइन डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस डेल्टा टी इंटू साइन डेल्टा बीटा बटा 2। ठीक है दोस्तों, क्या किया, साइन डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह मैंने डेल्टा बीटा बटा 2 लिख दिया, क्योंकि साइन के केस में इसके बराबर होगा, प्लस इस टी को इससे गुणा किया तो टी साइन डेल्टा बीटा बटा 2, फिर डेल्टा टी को इससे गुणा किया तो डेल्टा टी इंटू साइन डेल्टा बीटा बटा 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखना, अब दोस्तों आर बराबर टी इंटू डेल्टा बीटा बटा 2 प्लस यहाँ पे भी साइन डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह वही आ जाएगा टी डेल्टा बीटा बटा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ डेल्टा टी और इंटू साइन डेल्टा बीटा बटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा बीटा बटा 2। आर बराबर, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लेते हैं क्या जाएगा, टी इंटू डेल्टा बीटा प्लस टी इंटू डेल्टा बीटा। और दोस्तों यहाँ देखना, ये डेल्टा का मतलब होता है अल्प, क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है छोटी सी संख्या, और फिर डेल्टा बी, इसका मतलब भी छोटी सी संख्या। छोटी संख्या इंटू छोटी संख्या, छोटी संख्या को वो एक और छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बहुत छोटी संख्या, और बहुत छोटी संख्या आ जाएगी तो इस पूरे को अपन नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य, नेग्लेक्ट कर देंगे नगण्य मानने पर। दोस्तों डेल्टा का मतलब होता है छोटी संख्या, और यहाँ दो बार डेल्टा आ रहा है, यहाँ एक ही बार डेल्टा आ रहा था, यहाँ 2 बार डेल्टा आ रहा था। छोटी संख्या को छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आ जाएगी, और बहुत छोटी संख्या आ जाएगी तो उसे क्या मान सकते हैं अपन, नगण्य।
नगण्य मान सकते हैं तो इसकी जगह 0 लिख सकते हैं। तो r बराबर टी डेल्टा बीटा प्लस टी डेल्टा बीटा क्या हो जाएगा 2t इंटू डेल्टा बीटा हो जाएगा, और बटा में क्या है 2। ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2t डेल्टा बीटा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ r बराबर क्या जाएगा, r बराबर जाएगा t इंटू डेल्टा बीटा, क्या जाएगा t इंटू डेल्टा बीटा। इसे दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 से r का मान, समीकरण 1 से r का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो r की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा टी बटा म्यू। r की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, डेल्टा टी बटा म्यू, और इधर क्या है t इंटू डेल्टा बीटा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, r का मान मैंने यहाँ रख दिया समीकरण 2 में। अब देखना बच्चों, यहाँ पे टी को मैं इस डेल्टा टी के नीचे ला रहा हूँ, डेल्टा टी बटा टी। इस टी को कहाँ ले आया, इस डेल्टा टी के नीचे बटा में ले आया, और इस म्यू को इधर ले गया, तो म्यू इंटू डेल्टा बीटा। क्या किया मैंने, टी को तो म्यू की जगह ले आया और म्यू को टी की जगह ले गया, ऐसे ले जा सकते हैं वज्र गुणा में। तो डेल्टा टी बटा टी बराबर म्यू डेल्टा बीटा। अब दोस्तों ये तनाव का अनुपात आ गया, ये डेल्टा टी क्या है, तनाव में परिवर्तन, और ये क्या है तनाव, तो तनाव का अनुपात आ गया। लेकिन जो ये तनाव का अनुपात आया एक छोटे से अल्पांश पी क्यू के लिए आया, किसके लिए आया, पी क्यू के लिए। अब पूरे पट्टे का मेरे तनाव का अनुपात निकालना है, तो क्या करूँगा, समाकलन कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन। तो इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया और इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब समाकलन का चिन्ह तो लगा दिया, लेकिन इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक लगेगी। तो T1 और T2, T1 और T2 में मान किसका ज़्यादा होता है, T1 का, क्योंकि खिंचे हुए भाग में तनाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ जब लिमिट लगेगी तो ऊपर बड़ी लिमिट आती है और नीचे छोटी लिमिट आती है। तो ऊपर बड़ी लिमिट कौन सी आएगी, T1, और नीचे छोटी लिमिट किसकी आएगी, T2 की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लिमिट लगती है वो यहाँ जिसका समाकलन कर रहे हैं उसी की लिमिट लगती है। तो यहाँ समाकलन किसका करेंगे, टी का करेंगे, तो लिमिट किसकी लगेगी, टी की। तो ऊपरी लिमिट, हायर लिमिट ऊपर आती है और लोअर लिमिट नीचे आती है। तो दोनों में समान किसका ज़्यादा है, T1 का। तो T1 ऊपर आएगा और T2 नीचे आएगा। इसी प्रकार यहाँ कोण पहले 0 था और 0 से कोण पूरा घूमेगा तो कितना होएगा, बीटा। तो कोण की लिमिट लगेगी 0 से बीटा, क्या लगेगी, 0 से बीटा। ठीक है, तो समाकलन की लिमिट तो T1 से T2 और यहाँ पे 0 से बीटा, यहाँ पे T2 से T1 और यहाँ 0 से बीटा। ठीक है, अब दोस्तों 1/t का जो समाकलन होता है ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा था। 1/t का जो समाकलन होगा ये log t होगा। अपने वहाँ 1/x का समाकलन पढ़ा था, 1/x dx, तो इसका समाकलन आया था log x। क्या आया था, log x। तो यहाँ पे 1/dt/t, dt तो क्या आया, क्योंकि ये समाकलन का चिन्ह है उस कारण से dt आया। समाकलन किसका करना है, 1/t का, तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। यहाँ dx/x होता था वहाँ पे फर्स्ट ईयर में, तो 1/x का समाकलन क्या होता था, log x। तो यहाँ 1/t है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log t। तो इसका समाकलन हो गया log t और लिमिट लगी T2 से T1। इधर म्यू कॉन्स्टेंट है तो समाकलन करते वक्त कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो म्यू बाहर आ जाएगा, और डेल्टा बी का समाकलन हो जाएगा बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 से बीटा। दोस्तों अपन ने पढ़ा था dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, यानी d से ये गायब हो जाता है, ये जो पीछे होता है ये आ जाता है। तो यहाँ पे भी डेल्टा से ये समाकलन का चिन्ह गायब हो जाएगा और इसका समाकलन क्या आ जाएगा, बीटा। dx का समाकलन x होता है तो डेल्टा बीटा का समाकलन बीटा हो जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से बीटा। अब देखना, अब ये लिमिट पुट करूँगा मैं, तो पहले ऊपरी सीमा पुट करते हैं, फिर माइनस लगा के निम्न सीमा पुट करते हैं। तो log की जगह log, t की जगह क्या आएगा, पहले T1 आएगा,
फिर माइनस लगेगा, फिर log की जगह log आएगा, अब t की जगह क्या आएगा t2। लिमिट पुट करते वक्त क्या करते हैं, पहले t की जगह ऊपरी सीमा रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो log t की जगह t1 रख दिया, फिर माइनस लगता है, फिर t की जगह निम्न सीमा रखेंगे तो log t2। इधर भी म्यू का म्यू, बीटा की जगह पहले बीटा रखेंगे तो बीटा ही आएगा, फिर माइनस, फिर बीटा की जगह क्या रखेंगे जीरो, ठीक है, तो बीटा में जीरो जाएगा तो यहाँ तो बीटा ही जाएगा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि log a माइनस log b, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बटा b। ये अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो log a माइनस log b, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a बटा b, तो वो फॉर्मूले से अपन यहाँ लगाएंगे उसे, तो यहाँ क्या जाएगा log t1 अपॉन t2, क्या जाएगा log t1 अपॉन t2, और इधर क्या जाएगा म्यू, और बीटा में से जीरो जाएगा तो बीटा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब ये log हटता है, जब यहाँ पे log हटता है तो ये t1 अपॉन t2, तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, और ये log हटेगा तो ये जो म्यू बीटा है ये e की घात में चला जाएगा। किसकी घात में चला जाएगा, e की घात में। ये माना जाता है कि जो log है इसका बेस e होता है, इसका बेस क्या होता है e। जब हम यहाँ से log हटाएंगे, log हटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा t1 अपॉन t2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा t1 अपॉन t2, और यहाँ से log हटेगा और ये जो म्यू बीटा है ये e की घात में चला जाएगा। किसकी घात में चला जाएगा, e की घात में, तो यह जाएगा e की घात म्यू इंटू बीटा, क्या जाएगा म्यू इंटू बीटा। t1 t2 log हटा तो ये जो इधर की टर्म है ये किसकी घात में चलाई जाएगी, e की घात में। तो दोस्तों यहाँ पे t1 अपॉन t2 का जो मान आया वो आ गया e की घात म्यू बीटा, e की घात म्यू बीटा, जहाँ पे म्यू है वो घर्षण गुणांक है और बीटा छादन कोण है। तो t1 t2 क्या आ गया, तनावों का अनुपात, क्या आ गया तनावों का अनुपात। t1 क्या है, खींचे हुए भाग में तनाव, और t2 क्या है, ढीले भाग में तनाव। तो तनावों का अनुपात ही हमारा हेडिंग था, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। t1 अपॉन t2 का मान किया गया e की घात म्यू बीटा। ये अपन को ध्यान भी रखना है, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी एग्जाम के अंदर आता है, और ये डेरिवेशन भी तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन था, और बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। एक बार इसे आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वी पट्टे में तनाव अनुपात। जैसा कि आप जानते हो वी प्रकार का जब पट्टा यूज किया जाता है तो वहाँ पे गिरनी में वी आकार का खांचा बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ये वी आकार का खांचा बना हुआ है, और वी आकार के खांचे का जो कोण है वह 2 अल्फा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है आर एन, यहाँ पे ये एंगल 2 अल्फा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आधे आधे हो जाएंगे, जैसा कि इसके पहले हुआ था, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो आर एन है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्षैतिज घटक इधर जाएगा आर एन कोस अल्फ़ा, और ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे जाएगा आर एन साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार आर एन इधर लग रहा है, तो इसमें भी क्षैतिज घटक इधर आएगा आर एन कोस अल्फ़ा, और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर जाएगा आर एन साइन अल्फ़ा। तो ये आर एन साइन अल्फ़ा ये भी ऊपर जा रहा है, ये वाला आर एन साइन अल्फ़ा भी ऊपर जा रहा है। तो आर एन साइन अल्फ़ा और आर एन साइन अल्फ़ा दोनों जुड़ेंगे तो 2 RN साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और यह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R के बराबर होगा वी पट्टे के केस में। किसके बराबर होगा, 2 RN साइन अल्फ़ा के, ठीक है। तो वी पट्टे के केस में क्या होगा, ये डायग्राम उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वी पट्टे में तनाव अनुपात की बात करते हैं। वी पट्टा क्यों यूज किया जाता है, अधिक शक्ति पारित करने में वी पट्टा चालन प्रयोग में लिया जाता है। जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके कि जहाँ अधिक शक्ति पारिश्रण करनी रहेगी वहाँ पे अपन वी पट्टा चालन यूज करेंगे, ठीक है। वी खांचे में पच्चड़ अभिक्रिया प्रतिक्रिया होती है,
उसके कारण वी पट्टे द्वारा अधिक शक्ति पारित की जाती है। ये पच्चड़ अभिक्रिया क्या होती है, ये अपन ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखना है वेज एक्शन के कारण यानी पच्चड़ प्रतिक्रिया के कारण वी पट्टा अधिक शक्ति पारित करता है। तो यहाँ पे घिरनी पर बने खांचे का जो कोण है वह 2 अल्फा है। यहाँ पे जो घर्षण बल F रहे वह इधर से भी म्यू आर एन लगेगा, उधर से भी म्यू आर एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पट्टा 2 बार घिरनी के संपर्क में आ रहा है। तो एक बार का घर्षण बल होता है म्यू आर, तो 2 बार का क्या हो जाएगा म्यू आर प्लस म्यू आर, तो 2 म्यू आर हो जाएगा। और आर की जगह यहाँ क्या लग रहा है आर एन, तो घर्षण बल रहेगा 2 म्यू आर एन के बराबर, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। और पट्टे पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है कैपिटल आर, वो किसके बराबर है डायग्राम से 2 आर एन साइन अल्फा के। तो यहाँ से आर एन बराबर क्या आ जाएगा, आर एन बराबर आ जाएगा 2 साइन अल्फा, कहाँ चल जाएगा इसके नीचे बटा में चल जाएगा। तो यहाँ से आर एन बराबर क्या आ गया आर बटा 2 साइन अल्फा, इसके नीचे बटा में चल गया। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 2 से आर एन का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 व 2 से इस केस में घर्षण बल का मान आएगा F बराबर 2 म्यू और आर एन की जगह R अपॉन 2 साइन अल्फा, 2 से 2 कट जाएगा तो F बराबर म्यू R बटा साइन अल्फा आ जाएगा। इसके पहले वाले केस में F का मान म्यू R के बराबर था जब पट्टा गोल था यानी पुली पे चढ़ा हुआ था। जब पट्टा V आकार के खांचे में चढ़ा रहेगा F बराबर आएगा म्यू R बटा साइन अल्फा, यानी उसकी तुलना में इसमें साइन अल्फा का भाग लग रहा है और किसी संख्या का भाग लग रहा है तो इसमें घर्षण बल का मान क्या होगा उसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि किसका भाग लग रहा है साइन अल्फा का, ठीक है। तो वी पट्टे के केस में घर्षण बल कम होता है, तो घर्षण बल कम होता है यानी उसका विरोध कम होता है, और विरोध कम होता है तो शक्ति क्या होगी ज़्यादा पारित होगी, क्योंकि घर्षण बल उसको रोकने वाला उसको विरोध करने वाला कम लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है शक्ति क्या होगी इसमें ज़्यादा होगी। तो अपन ने इसका डायग्राम अपन को ध्यान रखना है, इसमें घर्षण बल का मान कितना आएगा कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन हो गया। अधिक शक्ति पारित करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें दोस्तों जो तनावों का अनुपात आता है, इसके लिए तनावों का अनुपात, तनावों का अनुपात T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 का जो फॉर्मूला आता है वो आता है e की घात म्यू बीटा और कोसेक अल्फा, यानी उसका क्या है था, उसका है था e की घात म्यू बीटा, इसमें एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है कोसेक अल्फा गुणा में आ जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके केस में T1 अपॉन T2 क्या आता है e की घात म्यू बीटा कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा एक्स्ट्रा में आता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके लिए तनाव का अनुपात जो होता है वह पहले वाले पट्टे की तुलना में क्या होता है ज़्यादा होता है, यानी V प्रकार के पट्टे में तनाव का अनुपात पुली वाले पट्टे की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, इसका केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है अपकेंद्रीय तनाव। कौन सा है अपकेंद्रीय तनाव। अब ये अपकेंद्रीय तनाव क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण अपकेंद्रीय तनाव उत्पन्न होता है। इस अपकेंद्रीय तनाव के बारे में दोस्तों डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें जाके आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।